सुप्रभात बच्चों। आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम कक्षा 12वीं का पाठ नंबर 4 वितान पुस्तक का डायरी के पन्ने इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो बेटे हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्ला इहरनबुर्ग के इस टिप्पणी के संदर्भ में एन की डायरी के पठित अंशों पर विचार कीजिए। ये देखिए, इसमें आपको बताना है कि यह केवल एक लड़की की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे यहूदी समाज की आवाज़ थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और यदि सहमत हैं तो इसको स्पष्ट करने के लिए अपने तर्क दीजिए। तो बेटे देखिए, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। पहले हम इस वाक्य को स्पष्ट करेंगे। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो नाजियों के अत्याचारों के कारण अज्ञातवास में रहने को मजबूर थी। उस लड़की के मन में बहुत उथल पुथल थी, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे प्रश्न थे, कुछ जिज्ञासाएं थी जिनको वह शांत करना चाहती थी। एन ने अपनी डायरी में अपनी भावनात्मक यानी कि भावनाओं की उथल पुथल का तो उल्लेख किया ही है, साथ में उसने नीदरलैंड में रहने वाले लोगों के जीवन के पर भी प्रकाश डाला है। उसने अपनी डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया है। उसने बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चारों तरफ आतंक फैला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। हिटलर के यहूदियों के प्रति अत्याचार काफ़ी बढ़ते जा रहे थे और यहूदियों की दशा बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तो बेटे इसमें हमें तीनों ही बातों को बताना है। पहली जो हमारी बात है वो है एन के विचारों का वर्णन जहाँ डायरी में किया गया है, वहीं पर उसकी बदलती मानसिकता को भी दर्शाया गया है कि जैसे एक 13 साल की बच्ची के अंदर किसी को देखकर, पीटर को देखकर उसके मन में उत्पन्न हुए प्रेम का वर्णन इस डायरी में किया गया है। दूसरा, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश को किस देश का साथ दे रहा था यह भी स्पष्ट किया है। यहूदियों की बुरी दशा का भी वर्णन किया है। तो ये सिर्फ एक लड़की की डायरी नहीं है बल्कि एक आवाज़ है जो हमें उस दर्द, उस दुख का एहसास कराती है जो हिटलर के शासनकाल में यहूदियों के साथ किया गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। काश, देखिए यहाँ पे विस्मयादिबोधक काश कि कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है? जी हाँ, हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं कि डायरी के एन के इस कथन में ही उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है। एन एक 13 वर्ष की लड़की थी। 13 वर्ष के बच्चे में काफ़ी जिज्ञासाएं होती हैं। 13 वर्ष के बच्चे के मन में काफ़ी सवाल उत्पन्न होते हैं जिनका जवाब वह और लोगों से जानना चाहता है। उसकी बदलती हुई सोच होती है, समझ होती है जिनको वह औरों को बताना चाहता है। उसकी कुछ प्लानिंग होती है, योजनाएं होती हैं जिनको वह क्रियावंत यानी कि लागू करना चाहता है। एन के परिवार में एन को तुनक मिजाज और अक्कड़ समझा जाता था। कोई भी व्यक्ति उसे ज़्यादा महत्व प्रदान नहीं करता था। उसके पिताजी हमेशा काम में, अपनी जीविका चलाने के लिए हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उसकी बहन मार्गोट उससे 2 साल बड़ी थी। वह भी उसकी भावनाओं की इतनी ज़्यादा कदर नहीं करती थी। उसकी माँ को सिर्फ उसे लंबे लंबे लेक्चर देने के सिवा और कुछ नहीं था। उसकी माँ ने कभी गंभीरता से एन की भावनाओं को समझा नहीं। पीटर, जिससे एन प्रेम करती थी, पीटर के प्रति उसके मन में प्रेम की भावनाएं थी, लेकिन वह भी कभी आराम से बैठकर एन की बातों को
नहीं सुनता था। और इन्हीं भावनात्मक उथल पुथल में मन में उत्पन्न इन्हीं विचारों के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विचार दूसरे के साथ साझा करता है, लेकिन जब उसे साझा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो वह डायरी के रूप में अपनी भावनाओं का लेखन करता है। तो हमारे विचार से एन की भावनाओं को समझने वाला उसके परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समय की कमी थी। कुछ समय की कमी का बहाना बना के तो कोई उसे अक्कड़, तुनक मिजाज या फिर बेकार की बातें करने वाली लड़की कहकर उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता था। तो हमारे विचार से जब किसी ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा तो ही एन ने डायरी लिखी। ओके बेटा, तो हमारा अभी प्रश्न नंबर 3 पे हम आ गए। प्रकृति पदार्थ प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करे या न करे अथवा कितने बच्चे पैदा करे, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री के व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढिए। अब ये क्या है, पहले तो इस प्रश्न को सुनिए। ये प्रश्न है कि स्त्री को बच्चे पैदा करने के काम में ही, मतलब स्त्री को प्रकृति ने बच्चे पैदा करने का अधिकार दिया है, लेकिन इस अधिकार के बावजूद भी समाज में उसको वो स्थान प्राप्त नहीं होता वास्तव में जिस सम्मान हो गया या जिस प्रतिष्ठा की वह अधिकारी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, इसका उत्तर हम एन ने अपनी डायरी में अपने मानसिक विचारों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक, अपने मानसिक विचारों के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया है। साथ ही साथ उसने स्त्री अधिकारों के हनन की समस्या को भी उठाया है। वह मानती है कि एक औरत को हमारे समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं होता जो पुरुषों को होता है। पुरुष हमेशा ही स्त्री को अपने से हीन समझते हैं, वह उसका हर प्रकार से शोषण करते हैं। विवाह के पश्चात जब स्त्री किसी के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करती है तो बच्चा पैदा करने के पश्चात वह अपने शारीरिक सौंदर्य को बिल्कुल खो देती है, उसका आकर्षण बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके पश्चात भी उसे वो मान सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वह वास्तविक अधिकारी होती है। जब एक सैनिक युद्ध में घायल होता है, जब एक सैनिक युद्ध में विजयी होता है तो बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको मेडल प्रदान करते हैं। लेकिन जब एक स्त्री बच्चा पैदा करती है तो कोई भी समाज में किसी के द्वारा भी उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई, उसका मान सम्मान नहीं किया जाता। हालांकि जो एक घायल सैनिक युद्ध के दौरान पीड़ा सहता है, वही कई गुना पीड़ा एक औरत को तब होती है जब वह एक नई जिंदगी को, यानी कि एक बच्चे को जन्म देती है। तो एन ने स्त्री के अधिकारों के इस हनन पर आवाज उठाई है और कहा है कि स्त्रियों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जिसकी वह अधिकारी है। उसका काम सिर्फ बच्चा पैदा करके वंश को आगे बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका काम अपने मानसिक विचारों के अनुरूप अपने जीवन को भी जीना होना चाहिए। वो भी अपनी मर्जी की मालिक खुद होनी चाहिए, ना कि किसी शासन या किसी पुरुष के अधीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करने वाली एक लाचार, एक अबला नारी बने। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन की डायरी को अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही साथ उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्ण व्यक्त करें। अब तर्क क्या होता है? किसी भी बात को सही सिद्ध करने का गुण तर्क कहलाता है। जब हम अपनी बात को उदाहरण देकर, उपमान देकर स्पष्ट करते हैं तो वो हमारा तर्क कहलाता है। तो आइए तर्क सहित स्पष्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। एन की डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, साथ ही उसकी निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ,
क्योंकि एन ने अपनी डायरी में अपने निजी सुख दुख के बारे में ही नहीं बताया, अपने बदलते हुए विचारों का ही आंकलन उसने नहीं किया है, बल्कि उसने अज्ञातवास के दौरान उसने क्या क्या पीड़ाएं सहन की, नाजियों के द्वारा यहूदियों पर कैसे अत्याचार किए जाते थे, यातना शिविरों में कैसा व्यवहार किया जाता था, किस तरह से यहूदी अपना जो वास्तविक जीवन है उसको जीने से वंचित थे, इसका भी वर्णन किया है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश किसके पक्ष में था, टर्की इंग्लैंड का साथ दे रहा था या उसके विपक्ष में था, नीदरलैंड पर नाजियों का कब्जा कैसे हो रहा था, युद्ध के दौरान घायल सैनिक कैसा अनुभव कर रहे थे, हिटलर के शासनकाल में चारों तरफ अराजकता व अव्यवस्था फैली हुई थी, इस बात का भी वर्णन एन के द्वारा किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सारे संसार अराजकता से घिरा हुआ था, आतंक से कांप रहा था, इसका वर्णन भी एन ने अपनी डायरी में भली भांति किया है। साथ ही उसने इन घटनाओं के साथ साथ बताया है कि बदलती उम्र के साथ बच्चे के विचारों में परिवर्तन आना प्राकृतिक है और यह परिवर्तन सार्थक हो सकता है जब उसके विचारों को घर में परिवार में सुना और समझा जाए। एन ने अपने अकेलेपन को भी इस डायरी में के पन्नों में व्यक्त किया है। तो एन की डायरी जहाँ पर उसके विचारों का आंकलन करते अपनी प्रेम भरी भावनाओं का वर्णन उसने किया है, सबके प्रति अपनी सोच का वर्णन उसने इस डायरी में किया है। तो एन ने जहाँ पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में इस डायरी में बताया है, अपने अज्ञातवास की पीड़ाओं का आंकलन इस डायरी में किया है, वहीं पर विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैसी परिस्थिति थी, कैसा वातावरण था, इसका उल्लेख भी एन के द्वारा किया गया है। तो हमारे विचार से एन की डायरी को ऐतिहासिक दस्तावेज कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, एन ने अपनी डायरी किट्टी एक निर्जीव गुड़िया को ही संबोधित करके क्यों लिखी? किट्टी कौन थी? किट्टी थी उसकी गुड़िया। चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? यानी कि जो इसका दूसरा प्रश्न है बेटे वो बन सकता है कि एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करके ही क्यों लिखी। अब इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर आपको पाठ के शुरू में ही मिल जाएगा। अगर आपने ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ा होगा बेटा तो इस प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए बिल्कुल सरल है। एन एक 13 वर्षीय यहूदी लड़की थी। नाजियों के अत्याचार से तंग आकर वह अज्ञातवास में अपने परिवार के सहित चली गई थी। इस अज्ञातवास के दौरान ही उसने अपनी डायरी का लेखन किया था। एन के घर परिवार में उसकी बड़ी बहन, उसके माता पिता थे। वे कुल मिलाकर 7 व्यक्ति एनेक्सी में अज्ञातवास के दौरान छिपे हुए थे। एन परिवार में सबसे छोटी थी और उसकी भावनाओं की परिवार में किसी के द्वारा कदर नहीं की जाती थी। उसकी बहन मार्गोट अपने माँ बाप के काम में सहयोग करना अपना धर्म समझती थी, इसलिए उसके पास इतना समय नहीं था कि वो बैठकर एन के बदलते हुए विचारों को सुन सके। उसके पिता काम में व्यस्त रहते थे और उसकी माँ दिन रात कुशलता से रहने की चिंता में लीन रहती थी। मिस्टर एंड मिसेस वानदान जो थे वो एन को अक्कड़ दिमाग समझते थे, इसलिए वो उसके विचारों की कद्र नहीं करते थे। पीटर जिससे एन बहुत प्रेम करती थी, उसके पास भी इतना समय नहीं था कि वह बैठकर एन के विचारों को शांति से सुन सके। एन ने इस पूरे परिवार में किसी को भी अपना हमदर्द नहीं बनाया, क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि वो एन के विचारों को आराम से बैठकर सुन सकता। तो इसलिए और इतने विचारों को अपने अंदर रखना एनी फ्रैंक के लिए बिल्कुल असह्य था, इसलिए उसने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करके लिखी। उम्मीद है बेटा आज की कक्षा के
करवाए गए प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।